बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जमशेद। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे थे। आज लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे हम एट माइंड ऑफ साइंस विद मोहम्मद जमशेद। आज लेक्चर नंबर 7 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जो टॉपिक है हमारा वो है डिजीज़ कंट्रोल, कि डिजीज़ को किस तरह कंट्रोल किया जाता है। तो वो कहता है देयर हैज़ बीन फैंटास्टिक प्रोग्रेस इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड द डिजीज़ कंट्रोल। हेल्थ को इम्प्रूव करने में, डिजीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है बायोलॉजी की वजह से, राइट। 3 pronged एक्शन आर यूजुअली टेकन अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस। कोई भी डिजीज़ हो उसको कंट्रोल करने के लिए आमतौर पर 3 काम किए जाते हैं। पहला कौन सा काम है, वो प्रिवेंटिव मेयर्स, एहतियाती तदबीर अपनाना, कि जब हम प्रिवेंटिव मेयर्स अडॉप्ट करते हैं देन हम डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बायोलॉजी के जरिए हमें पता चलता है कि कौन कौन सी डिजीज़ के लिए कौन कौन से प्रिवेंटिव मेयर्स हैं। जैसा कि आजकल जो कॉमन डिजीज़ चल रही है वो क्या, कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 है। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए जो पहला स्टेप है वो यही है कि एहतियाती तदबीर अपनाई जाए। ठीक है, मास्क पहना जाए, हाथ धोए जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। तो ये सारी के सारी प्रिवेंटिव मेयर्स हैं जो किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, कि किसी भी डिजीज़ के खिलाफ पर्सन के अंदर इम्यूनाइजेशन कराई जाए, इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए कि जो एजेंट, जो कॉजेटिव एजेंट डिजीज़ काज करता है उसको हमारा इम्यून सिस्टम किल कर सके, उसके खिलाफ लड़ सके। ठीक है, तो क्या कराई जाती है, वैक्सीनेशन कराई जाती है किसी भी डिजीज़ के खिलाफ। नेक्स्ट हमारे पास है वो है ड्रग ट्रीटमेंट और द जीन थेरेपी, कि बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए, जिनकी ट्रीटमेंट के लिए हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब ऐसी डिजीजेज जो किसी फॉल्टी जीन की वजह से प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम जीन इस्तेमाल करते हैं। इसे हम नाम देते हैं जीन थेरेपी का। तो हम हेल्थी जीन को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं इंस्टेड ऑफ फॉल्टी जीन, तो जिसकी वजह से जो जेनेटिक डिजीज होती है वो क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है, ट्रीटमेंट हो जाती है। तो 3 एक्शन है, प्रिवेंटिव मेयर्स, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, ड्रग ट्रीटमेंट एंड द जीन थेरेपी। तो इन तीनों मेथड्स को, 3 एक्शंस को हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन के साथ, राइट। अब सबसे पहले जो है वो है प्रिवेंटिव मेयर्स, एहतियाती तदबीर। अब वो कहता है एडवांसेस इन बायोलॉजिकल साइंसेस हैव प्रोवाइडेड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ द डिजीज एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। वो कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस के अंदर जो तरक्की हुई है उस वजह से इतनी हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि हमें पता चल गया कि किसी भी डिजीज़ का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है। सपोज करें कि कोविड-19 है, कोरोना वायरस डिजीज़ है, तो हमें पता चला कि ये किस वजह से होता है, कोरोना वायरस से होता है। तो हमें इंफॉर्मेशन मिली बायोलॉजी के ज़रिए। बायोलॉजी ने हमें इंफॉर्मेशन दी कि किसी भी डिजीज़ का पॉजिटिव एजेंट क्या है और वो किस तरह एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो जब हमें पता चल जाता है कि डिजीज़ का पॉजिटिव एजेंट क्या है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो हमें हेल्प हो जाती है, हम अच्छी तरह से डिजीज़ को कंट्रोल कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर द एड्स। एड्स एक बीमारी है, बड़ी खतरनाक बीमारी है, जिसका नाम है एक्यूर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इज कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो एड्स जिसे हम एक्यूर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डिजीजेज है। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम टोटली क्या हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है। होता किस वजह से, इसका पॉजिटिव एजेंट किया HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो बायोलॉजी के जरिए हमें पता चला कि इस डिजीज का पॉजिटिव एजेंट क्या HIV है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इट स्प्रेड्स थ्रू द फरी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। कि फरी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया जाएगा तब फैलेगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है। बाय यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरेंज और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कि अगर उन सिरेंज को, उन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो कंटेमिनेटेड है विद HIV, देन भी क्या हो जाएगा, HIV एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है। ये उसका था मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये किसकी मदद से हमें पता चला, ये पता चला हमें बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन से, बायोलॉजी की जो तरक्की हुई है, ठीक है, बायोलॉजी की मदद से हमें ये तमाम बातें पता चली। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, HIV है जो कि जाकर एड्स काज करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास therefore डॉक्टर्स एडवाइज अस टू टेक प्रिकॉशन ऑन दिस फ्रंट्स सो दैट वी डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज विच इज एट प्रेजेंट इनक्योरेबल। वो कहते हैं ये जो डिजीज जो इस वक्त इनक्योरेबल, इसका कोई इलाज अभी नहीं आया, ठीक है, तो कोई डॉक्टर कोशिश करते हैं कि वो हमें मशवरा दें कि हम प्रिवेंटिव मेयर्स अडॉप्ट करें, प्रिकॉशन लें, एहतियात करें, ठीक है, ताकि हम इस डिजीज़ से कॉन्टैक्ट में ना आ सकें, ठीक है, और ये डिजीज़ से हम पर अटैक ना करे, ये डिजीज़ से हम सफ़र ना हो।
नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलरली हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय द एच वायरस। ठीक है, तो हेपेटाइटिस एक बीमारी है, वायरल डिजीज है। ये भी किस वजह से होती है? हेपेटाइटिस वायरस एच वायरस की वजह से होती है। ये इसका कॉजेटिव एजेंट है विच इज स्प्रेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाय यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंज एंड द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसके भी मोड ऑफ ट्रांसफ्यूजन वही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, कंटेमिनेटेड सिरिंज एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो बायोलॉजी ने हमें बताया कि डिजीज का कॉजेटिव एजेंट क्या और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास हेपेटाइटिस वायरस है। ठीक है, जो कि जाकर लीवर के अंदर आमतौर पर हेपेटाइटिस कॉज करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इन दिस केस आल्सो डॉक्टर एडवाइजर्स टू बी केयरफुल एंड अवॉइड द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। इसमें भी डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि हमें प्रिवेंटिव मेयर्स बताएं ताकि हम अवॉइड कर सकें उन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जिनके थ्रू एच वायरस या HIV वायरस क्या करता है, ट्रांसमिट होता है, और इससे हम प्रिवेंटिव मेयर्स अडॉप्ट करके किस तरह बच सकते हैं। ये सारा कुछ कौन बताती है? बायोलॉजी बताती है। नेक्स्ट हमारे पास है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। अब वैक्सीनेशन है क्या? वो कहते हैं वैक्सीनेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन टू हेल्प द इम्यून सिस्टम डिवेल्प प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज। कि वैक्सीनेशन है क्या? कि वैक्सीन को हम एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर ताकि इम्यून सिस्टम क्या कर सके, प्रोटेक्शन डिवेल्प कर सके फ्रॉम अ डिजीज। किसी डिजीज से बचने के लिए हम इम्यून सिस्टम को थ्रू द वैक्सीन क्या करते हैं, इम्यून करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। राइट हो गया। ये जैसा कि हम ये इसे कहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है वैक्सीन की इनटू द बॉडी सो दैट अवर इम्यून सिस्टम बिकम स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द डिजीज। राइट, ताकि वो कॉजेटिव एजेंट से लड़ सके। नेक्स्ट हमारे पास है वैक्सीन क्या? वैक्सीन कंटेन अ मैक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस। इसमें मैक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं, वायरस वगैरह हो सकते हैं। वीकेंड फॉर्म के अंदर, मतलब उनके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं होता कि वो पैथोजेनिसिटी काज कर सकें। ठीक है, बीमारी काज कर सकें। लाइव भी हो सकते हैं, जिंदा भी हो सकते हैं, या किल्ड स्टेट के अंदर भी हो सकते हैं। और प्रोटीन और टॉक्सिन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, या जो कॉजेटिव एजेंट हैं, ठीक है, उनके जो प्रोटीन या टॉक्सिन्स होते हैं जो बीमारी पैदा करते हैं, वो भी वैक्सीन के तौर पर काम आ सकती है। तो ये वैक्सीन होती क्या है? जो वीकेंड हमारे पास बैक्टीरिया या वायरस होती हैं जिनके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं होता कि वो बीमारी काज कर सकें, उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बॉडी के अंदर ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उनकी वजह से क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए और स्ट्रॉन्ग हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास वैक्सीन पड़ी हुई है। अब मैनी डिजीजेस सच एज पोलियो, वूपिंग कफ, मीजल, मम्प्स, etc कैन बी इजीली कंट्रोल बाय द वैक्सीनेशन और शॉट्स। बहुत सारी ये जो वायरल डिजीजेस है, पोलियो हो गया, वूपिंग कफ, मीजल, मम्प्स, etc, इनको तो हम वैक्सीनेशन या मतलब शॉट्स के जरिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री है वैक्सीन की थोड़ी सी। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम कंप्लीट इसकी डिस्कस करेंगे, इस हिस्ट्री को, किस तरह वैक्सीन डेवलप हुई। तो एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट टाइम टेक्निक डेवलप कराई 1796 के अंदर, जिसे वैक्सीनेशन का नाम दिया गया। राइट हो गया। तो सबसे पहले जो जिसने वैक्सीनेशन के तरीके को मुतारिफ करा वो कौन था? एडवर्ड जेनर था। ठीक है, कब? 1796 के अंदर। ये MCQs हैं। वो कहते हैं कि किससे डेवलप कराया? कॉपक्स पक्स इज नोन इज वैका फ्रॉम लैटिन वर्ड, मतलब को। ठीक है, तो उस वक्त एक डिजीज थी एडवर्ड जेनर के दौर में जिसे नाम देते थे कॉपॉक्स का, कॉपॉक्स। तो उसने क्या किया? कॉपॉक्स के पस को इस्तेमाल करके वैक्सीन तैयार कराई। ठीक है, उस वक्त वैका का मतलब था काउ। ठीक है, तो वो कॉपॉक्स थी, इसलिए वैका से उसका नाम पड़ गया वैक्सीनेशन। राइट हो गया। इसके बाद हमारे पास ये एडवर्ड जेनर है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रहा है। ठीक है, वैक्सीन। फ्रॉम दिस वर्ल्ड इवोल्व द प्रेजेंट टर्म वैक्सीनेशन एंड वैक्सीन। इसी वैका से वर्ल्ड टर्म निकली वैक्सीनेशन और वैक्सीन। वैक्सीनेशन की जो वर्ड इस्तेमाल किया था, जो टर्म इस्तेमाल की थी, वो की थी लुईस पास्चर ने। राइट, लेकिन डेवलप किसने फर्स्ट टाइम कराया था? एडवर्ड जेनर ने 1796 के अंदर। वो कहते हैं सिंस देन इनोकुलेशन और वैक्सीनेशन इज कैरिड आउट टू मेक द पीपल इम्यून फ्रॉम द वायरल और बैक्टीरियल एपिडेमिक्स और फॉर सम डिजीजेस दैट इंडिविजुअल्स आर वैक्सीनेटेड इन देयर अर्ली लाइफ टू मेक देम इम्यून टू दिस डिजीज। तो उस वक्त से एडवर्ड जेनर के दौर से हम इनोकुलेशन या वैक्सीनेशन के जरिए क्या कर रहे हैं? पीपल, लोगों को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं फ्रॉम वायरल और बैक्टीरियल एपिडेमिक्स, के जो बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं, जो वायरल डिजीजेज होती हैं, उनसे बचाने के लिए थ्रू द इनोकुलेशन या वैक्सीनेशन लोगों को इम्यून किया जाता है, उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। या आमतौर पर अर्ली लाइफ के अंदर भी मुख्तलिफ डिजीज से बचाने के लिए इम्यून सिस्टम को वैक्सीनेशन के थ्रू क्या किया जाता है? स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। It is claimed that smallpox has been totally eliminated from the world by using this method। ये क्लेम किया जाता है कि वैक्सीनेशन के तरीके के जरिए स्मॉल पॉक्स, ये इंसानों के अंदर डिजीज है। ठीक है, ये क्या है? पूरी दुनिया से एलिमिनेट हो गई। ये स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स हैं। ठीक है, जो फिजिकली अपेयर होते हैं। तो वैक्सीनेशन के जरिए इस डिजीज को पूरी दुनिया से इरेडिकेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया।
राइट हो गया। साइंटिस्ट आर मेकिंग कंटिन्यूस एफर्ट्स टू डेवलप वैक्सीन अगेंस्ट अदर डिजीजेज। साइंटिस्ट मुसलसल कोशिश करें कि और भी बहुत सारी डिजीजेज हैं जिनके खिलाफ अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी, कि उनके खिलाफ वो वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इवन वैक्सीन अगेंस्ट एड्स इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड इन ह्यूमंस ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस, के इवन के जो वैक्सीन जैसे कि एड्स के है, ठीक है, अभी तक इसकी मतलब परमानेंट वैक्सीन नहीं बनी, ठीक है, तो कहते हैं इसके खिलाफ एड्स के खिलाफ भी जो वैक्सीन है उसको भी बनाने की कोशिश की जा रही है और एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं इंसानों पर, उससे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि उसका क्या इफेक्ट होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास ड्रग ट्रीटमेंट एंड द जीन थेरेपी, कि ड्रग ट्रीटमेंट क्या है और जीन थेरेपी है क्या, राइट हो गया। अब वो कहता है कि इफ अ पर्सन बिकम सिक विद डिजीज, कि अगर कोई पर्सन बीमार हो जाता है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उससे, ही सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो उसे एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ड्रग के तौर पर ताकि वो बैक्टीरिया को किल कर सके और वो डिजीज क्या हो सके, क्योर हो सके, विच कैन किल बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक्स आर दो ड्रग्स विच कैन किल द बैक्टीरिया। अब वो कहता है कि एंटीबायोटिक्स आर हाउ एवर यूजफुल इन बैक्टीरियल डिजीज, वो कहते हैं एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ यूजफुल होती हैं, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज में बैक्टीरिया को किल कर सकती हैं, वायरस को किल नहीं कर सकती, एंड और उन डिजीजेस के खिलाफ भी उस वक्त तक बैक्टीरिया को किल करेंगी दैट ओनली व्हेन द बैक्टीरिया हैव नॉट डेवलप्ड रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स, जब तक बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंट डेवलप नहीं कर लेते। जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंट डेवलप होगी अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, फिर उन एंटीबायोटिक्स का बैक्टीरिया पर भी कोई असर नहीं होगा। जैसा कि ये हमारे पास कुछ बैक्टीरिया हैं, सम बैक्टीरिया इन द ह्यूमन बॉडी आर ड्रग रेजिस्टेंस, तो ये जो आपको रेड के अंदर नजर आ रही है ये क्या है, उस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस रखते हैं, ठीक है, इनके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। तो जब हम एंटीबायोटिक अप्लाई करते हैं तो बाकी क्या, जो व्हाइट वाले थे उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, लेकिन जो रेड वाले थे उनकी में रेजिस्टेंस मौजूद थी, इसलिए वो क्या हो गए, बच गए, ठीक है। एंटीबायोटिक्स किल द बैक्टीरिया बट नॉट दोज रेजिस्टेंट टू द ड्रग, सिर्फ उनको किल करते जिनके अंदर रेजिस्टेंस नहीं थी, जिनके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद होती उनको किल नहीं कर सकती। अब उन्होंने क्या किया, रिप्रोड्यूस किया और उनकी तादाद ज्यादा हो गई जिनके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है, तो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन देन हैव स्पेस टू द मल्टीप्लाई, ठीक है, इनके पर एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट ही नहीं हो रहा तो ये अपनी रिप्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये अपने जो रेजिस्टेंस पावर है, ठीक है, ये दूसरे मतलब कि ड्रग रेजिस्टेंस जिनके अंदर मौजूद है दूसरे बैक्टीरिया में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। व्हाइट वालों में नहीं थी रेजिस्टेंस, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी, तो वो भी क्या बन जाएंगे, रेजिस्टेंस बन जाएंगे। तो एंटीबायोटिक्स उस वक्त तक बैक्टीरिया के खिलाफ का यूजफुल होती है जब तक उन बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस नहीं होती अगेंस्ट दोज एंटीबायोटिक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है इन कैंसर रेडियोथेरेपी एंड द कीमोथेरेपी आर आल्सो यूज्ड, कि कैंसर में रेडियो दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं कैंसर को क्योर करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, एक रेडियोथेरेपी, दूसरी क्या, कीमोथेरेपी। बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेडियोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी, रेडियो का मतलब रेडिएशन, थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट। तो कैंसर के ऐसे ट्रीटमेंट जिनमें हम रेडिएशन को इस्तेमाल करते हैं उसे हम नाम देते हैं रेडियोथेरेपी का। तो इन रेडियोथेरेपी कैंसर स्पॉट इज एक्सपोज टू शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम द रेडियोएक्टिव मटेरियल रिपीटेडली एट रेगुलर इंटरवल। तो रेगुलर इंटरवल से बार बार जो रेडियोएक्टिव मटेरियल से रेडिएशन आ रही होती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, वो डाली जाती है कैंसरियस स्पॉट पे। कैंसर स्पॉट को एक्सपोज किया जाता है, ठीक है, उन रेडिएशन पर, ठीक है, जिस वजह से कैंसर स्पॉट में जो कैंसरियस सेल्स होती हैं वो थ्रू द रेडिएशन क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब देखें कि ये हमारे पास क्या रेडियोथेरेपी सेंटर्स हैं, ठीक है। तो इन पाकिस्तान देयर आर सेवरल सेंटर्स व्हिच आर कैरिंग आउट रेडियोथेरेपी टू कंट्रोल द कैंसर। कैंसर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे रेडियोथेरेपी सेंटर्स मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। अब ये देखें, ये एक हमारे पास टिश्यू था, ट्यूमर था, ठीक है, कैंसरस पोर्शन था बॉडी के अंदर, कोई भी पार्ट था, तो इस पर हमने क्या किया, रेडिएशंस डाली, ठीक है, ऐसी रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ बहुत कम थी, एनर्जी ज्यादा थी। तो वो कहते हैं कि जब इन कैंसर सेल्स पर पड़ी, तो अब ये देखें यहाँ पर अच्छी तरह में मालूम हो जाएगा ये क्या थे, हमारे पास सेल्स थे, कैंसरस सेल थे। तो जैसी रोशनी पड़ी, जैसी रेडिएशंस पड़ी इन पर, तो उनकी क्या होगी, डेथ हो गई, ठीक है। तो थ्रू द रेडिएशन हमने कैंसर सेल्स की डेथ कर दी, कैंसर को कंट्रोल कर लिया। इस तरीके को हम नाम देते हैं रेडियोथेरेपी का। नेक्स्ट हमारे पास है कीमोथेरेपी। अब कीमो का मतलब है केमिकल्स, ड्रग, थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट, कि अगर ड्रग्स या केमिकल्स को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कैंसर को, दैट मेथड इज कॉल्ड द कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्टेन एंटी कैंसर केमिकल्स टू द पेशेंट एट रेगुलर इंटरवल। तो कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है, जो एंटी कैंसर केमिकल्स होते हैं, जो कैंसर के खिलाफ केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं एज अ ड्रग, उनको एडमिनिस्ट्रेटर के मतलब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है पेशेंट्स की बॉडी के अंदर रेगुलर इंटरवल्स पर, ताकि वो एंटी कैंसर केमिकल्स कैंसरस जो सेल्स हैं उनको किल कर सकें। दीज केमिकल्स में किल बोथ कैंसर एंड नॉर्मल सेल। लेकिन इसका एक नुकसान है कीमोथेरेपी का, कि ये कैंसर सेल्स को भी किल कर सकते हैं, नॉर्मल सेल्स को भी किल कर सकते हैं।
जो एंटी कैंसर केमिकल्स है। अब ये देखें हमारे पास ये कैंसरस पार्ट था, ठीक है, ये हेल्थ है, ये क्या कैंसरस पार्ट है टिश्यू का। तो वो कहता है कि अब जैसे ही हमने कीमोथेरापी ड्रग्स को इस्तेमाल किया, एंटी कैंसर केमिकल्स को इस्तेमाल किया, तो उसने क्या किया, कैंसर सेल्स को किल कर दिया, कैंसर सेल्स की डेथ हो गई, बाकी क्या बच गए, हेल्थी सेल्स बच गए। तो हमने क्या किया, कीमोथेरापी में कीमोथेरापी ड्रग एंटी कैंसर केमिकल्स को इस्तेमाल करके कैंसर सेल्स को किल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। दैट मेथड इज कॉल्ड द कीमोथेरापी। अब नेक्स्ट हमारे पास है जीन थेरापी। हमने कहा था कि जीन थेरापी में हम किसको यूज करते हैं, डिजीज को कंट्रोल करने में जीन को यूज करते हैं। तो जीन थेरापी इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक दैट यूज जीन्स टू ट्रीट और प्रिवेंट द डिजीज। तो जीन थेरापी एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसमें हम जीन्स को इस्तेमाल करते हैं किसी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए। अब कहते हैं रिसेंटली अ न्यू टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड टू रिपेयर द डिफेक्टिव जीन। ये कैसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही मॉडर्न है, जिसमें डिफेक्टिव जीन को रिपेयर किया जाता है। ठीक है, किस तरह रिपेयर करते हैं वो अब देखते हैं हम आगे। वो कहते हैं दिस कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटिंग द नॉर्मल जीन, कि हम किसी ऑर्गेनिज्म से एक नॉर्मल जीन को लेते हैं, ठीक है, और उससे जिस मतलब कि ऑर्गेनिज्म को बीमारी होती है, ठीक है, जेनेटिक डिजीज होती है, उसे कहते हैं हम होस्ट। तो उस होस्ट के अंदर उस नॉर्मल जीन को क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, किसके थ्रू द बोन मैरो सेल्स। ठीक है, हम इसे डिटेल के अंदर भी पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो उस होस्ट के अंदर थ्रू बोन मैरो सेल्स के जरिए उस नॉर्मल जीन को क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड द जीन थेरापी। अब जैसे कि ये हमारे पास एक सेल था, ठीक है, जिसमें फॉल्टी जीन था, जिसकी वजह से डिजीज थी, फॉल्टी प्रोडक्ट बन रहे थे, तो उससे हमने फॉल्टी जीन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो फिर हमने क्या लिया, एक हेल्थी जीन लिया, ये हमारा हेल्थी जीन है किसी भी ऑर्गेनिज्म से, उससे हमने थ्रू द बोन मैरो सेल उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस सेल के अंदर क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो अब जब नॉर्मल जीन उस फॉल्टी जीन की जगह आ गया, तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, नॉर्मल, और डिजीज क्या हो जाएगी, डिजीज की ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो जीन थेरापी में हमने एक जीन को इस्तेमाल करके डिजीज को प्रिवेंट किया या डिजीज को ट्रीट किया, राइट। इसे हम नाम देते हैं जीन थेरापी का। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। पहले भी हम पढ़ चुके हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का क्या मतलब है, कि किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। कि पहले हम एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फिर हम वैक्सीनेशन भी करवाते हैं, इम्यूनाइजेशन भी करवाते हैं, ड्रग ट्रीटमेंट भी करते हैं, जीन थेरापी भी करते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ मैकेनिज्म एक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जो पॉसिबल मतलब के एफर्ट्स होती हैं, उसे हम नाम देते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का। डिजीज को मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, राइट हो गया। अब कहते हैं कॉम्बैटिंग डिजीज, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए यूटिलाइजिंग ऑल मेथड, तमाम तरीकों का इस्तेमाल करके, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब मतलब कि जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होते हैं तमाम मेथड को इस्तेमाल करते हैं। एंड इंश्योरिंग अ पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी इन दिस प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के अंदर डिजीज को कंट्रोल करने के लिए आमतौर पर कम्युनिटी की भी पार्टिसिपेशन होती है, उनको भी अवेयरनेस दी जाती है। दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम तमाम मेथड को यूटिलाइज करते हैं जब उनकी जरूरत पड़ती है, और इसके अंदर हम ये इंश्योर करते हैं कि कम्युनिटी भी इसमें क्या करिए, पार्टिसिपेट करिए, ताकि उनमें अवेयरनेस प्रोड्यूस हो सके। इस तरीके को हम नाम देते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का। दिस रिक्वायर्स अवेयरनेस ऑफ द कम्युनिटी अबाउट द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में लोगों में शऊर पैदा किया जाता है उस प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है, जो कि मतलब कि डिजीज का कॉजिटिव एजेंट क्या है ये बताया जाता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, प्रिवेंटिव मेयर्स बताई जाती हैं, उसकी ट्रीटमेंट बताई जाती है, इट्स कॉजेज एंड द रेमेडीज, कि प्रॉब्लम की सिवियरिटी क्या है, ठीक है, कितनी सीरियस है प्रॉब्लम, उसकी कॉजेज क्या है, उसकी रेमेडीज, उसका इलाज क्या है। ये तमाम बातें, ये जितनी भी बातें उनका शोर कम्युनिटी के अंदर पैदा किया जाता है ताकि वो डिजीज से बच सके। नेक्स्ट हमारे पास है दिस इज अ वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ डेंजरस डिजीजेस फ्रॉम द ह्यूमन सोसाइटी। तो ह्यूमन सोसाइटी से खतरनाक डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए, उनके खात्मे के लिए इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बिसाइड्स इट्स कंट्रीब्यूशन टू द फूड प्रोडक्शन एंड द हेल्थ ऑफ द मैन, कि बायोलॉजी न सिर्फ इंसान की जिंदगी मतलब कि जो हेल्थ है उसको इंप्रूव कर रही है, बल्कि फूड प्रोडक्शन में भी उसकी इन्वॉल्वमेंट है, फूड प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर रही है। बायोलॉजी हैज डिस्कवर्ड अ नंबर ऑफ ब्रेन्स एंड डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इसके अलावा भी और बहुत सारे मेथड हैं जो बायोलॉजी ने डिस्कवर कराया, डेवलप कराया, ताकि वो इंसानियत की क्या कर सके, खिदमत कर सके, इंसानियत के लिए कुछ अच्छा कर सके, ठीक है। जैसा कि वो कहते हैं कि क्लोनिंग का मेथड टेक्नोलॉजी उसने इंट्रोड्यूस करवाई, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट किया इन्वायरमेंट को, ठीक है, उसे मेंटेन किया, उसके अंदर होमोस्टेटिक कंडीशन को डेवलप कराया, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर तमाम चीज़ें हैं वो क्या रहे, बहाल रहे, ठीक है, माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखा, किसने, बायोलॉजी ने। अब वो कहता है कि ये जैसे हमारी इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट की बात करें तो किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए देखा रेगुलेटरी मेयर्स हमने ली, कल्चर प्रैक्टिस किया, केमिकल एप्लीकेशन की, बायोलॉजिकल कंट्रोल किया,
ठीक है, जेनेटिक होस्ट रेजिस्टेंस को अप्लाई किया एक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो पॉसिबल जो मेथड थे यूटिलाइज किए एक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, ये सारा का सारा प्रॉपर एक सिस्टम बनते हैं, हम नाम देते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्लोनिंग। अब क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म। कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म या सेल की एक जैसी कॉपी, आइडेंटिकल कॉपी तैयार करते हैं जेनेटिकली, ठीक है, उससे को हम नाम देते हैं क्लोनिंग का। अब क्लोन होता क्या है? अब जो आइडेंटिकल कॉपी होती है, ठीक है, क्लोनिंग के थ्रू हमें हासिल होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म का क्लोन कहलाता है। अ क्लोन इज डिफाइंड एज अ सेल और इंडिविजुअल एंड ऑल इट्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। सेल क्या है? ठीक है, क्लोन क्या है? कोई सेल हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है जो कि एसेक्सुअली प्रोडक्शन के जरिए पैदा किया गया है, ठीक है, जो आइडेंटिकल होता है टू इट्स पेरेंट, ठीक है। और क्लोन और क्या हो सकता है कि जो भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग होते हैं उन्हें हम क्लोन का नाम दे सकते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल के जरिए रिप्रोडक्शन के जरिए जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो सारे के सारे जेनेटिकली क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए उसे हम नाम देते हैं क्लोन का। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोनिंग इज अ टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स। ठीक है, अब यूजेनिक एम्स का क्या मतलब है? एम्स टू इंप्रूव द ह्यूमन जेनेटिक मेकअप, कि इंसान के जेनेटिक मेकअप को वो क्या करना शुरू कर देती हैं, करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो कोशिश करते हैं कि इंसान का जो जेनेटिक मेकअप है वो सबसे बेस्ट हो, ठीक है, मतलब कि सबसे सारे इंसान बेस्ट क्वालिटीज वाले हो जाएं, ठीक है, उनके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर्स आ जाएं, ठीक है, सारे के सारे की जो एफिशिएंसी इंसानों की वो बेहतर हो सके। अब ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस होती है वो किस वजह से होती है? जीन्स की। तो जब जीन्स ही अच्छे डाल दिए जाएंगे इंसान के जेनेटिक मेकअप के अंदर, तो वो इंसान के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उसका जो माइंड लेवल है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यूजेनिक एम्स का मतलब एम्स टू इंप्रूव द ह्यूमन जेनेटिक मेकअप थ्रू द क्लोनिंग। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एक्सेप्ट व्हेन अ म्यूटेशन अकर। वो कहते हैं जितने भी जो क्लोन्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, तो जब तक उनके अंदर म्यूटेशन नहीं आती, जब तक म्यूटेशन नहीं आएगी, क्योंकि वो एसेक्सुअली प्रोडक्शन के जरिए पैदा हुए हैं, तो सारे के सारे क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जनरली नो नॉर्मल एनिमल रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय क्लोनिंग। तो नेचुरली कोई भी नॉर्मल एनिमल क्या करता है? क्लोनिंग के जरिए अपने रिप्रोडक्शन को आगे नहीं करता, कंटिन्यू करता। सेवरल इंसेक्ट एंड मेनी प्लांट्स डू इन सम सर्कमस्टांसेस। कुछ हालात के अंदर कुछ प्लांट्स और ऐसे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो कि क्लोनिंग के जरिए अपने जैसे आइडेंटिकल कॉपीज तैयार करते हैं, वेयर इज फी डू सो रेगुलरली। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो रेगुलरली क्लोनिंग के थ्रू ही अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी जनरेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कहते हैं इन 1997 साइंटिस्ट इन स्कॉटलैंड सक्सीडेड इन क्लोनिंग अ शीप। तो सबसे पहली बार जब एक इंडिविजुअल की क्लोनिंग की गई तो वो 1997 में, ठीक है, स्कॉटलैंड के अंदर एक साइंटिस्ट थे और ठीक है, एक साइंटिस्ट था और उसके कुछ साथी थे, उन्होंने क्लोनिंग कराई एक शीप की 1997 में स्कॉटलैंड के अंदर। अब कहते हैं अदर मेमालियन स्पीशीज माइस और कॉज हैव सिंस बीन क्लोन। तो उसके बाद और भी बहुत सारे मैमल्स की स्पीशीज थी, जैसे कि माइस, चूहे हो गए, कॉज, गाय वगैरह, उनके भी क्लोन तैयार कराए गए। अब कहते हैं प्रोसीजर क्या क्लोनिंग का? 3 प्रोसीजर, मतलब के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है इन दिस प्रोसीजर द न्यूक्लियस फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग इज रिमूव्ड एंड अ न्यूक्लियस फ्रॉम द सेल ऑफ फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल इज इंसर्टेड इन इट्स प्लेस। ठीक है, सपोज करें कि हमारे पास शीप 1 है, दूसरी शीप 2 है, हम चाहते हैं कि हम इस जैसी बहुत सारी कॉपीज तैयार करें ब्लैक शीप वाली। तो हम क्या लेंगे? उससे एक मतलब कि एडल्ट सेल लेंगे, जिसे हम नाम देते हैं एडल्ट अडर सेल का। हम क्या करेंगे? उससे न्यूक्लियस को रिमूव कर लेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस हमने रिमूव कर लिया। तो इन दिस प्रोसीजर न्यूक्लियस फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग इज रिमूव्ड। ये शीप 2 थी, ठीक है, जिनके अंदर मैच्योर ओवम मौजूद था। ये क्या था? बेसिकली फर्टिलाइज्ड एग है, सपोज करें, ठीक है। तो इस फर्टिलाइज्ड एग में से, ठीक है, हमने क्या किया? उसमें जो न्यूक्लियस मौजूद था उसको इन्यूक्लियोएट कर दिया, उस में से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, ठीक है, और उसकी जगह क्या है? न्यूक्लियस फ्रॉम द सेल ऑफ द फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल इज इंसर्टेड इन द प्लेस। और वो न्यूक्लियस जो हमने एक फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल से लिया, उसके सेल से, उस न्यूक्लियस को हम किसके अंदर डाल देते हैं? इस एम्प्टी ओवम के अंदर डाल देते हैं। तो अब ये जो हमारा, ठीक है, माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए इनकी फ्यूजन हुई इस न्यूक्लियस की और इस एम्प्टी ओवम की। तो अब क्या? न्यूक्लियस फ्रॉम द शीप 1, इसमें जो न्यूक्लियस है वो उस शीप 1 का है जिसकी हम कॉपी तैयार करना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास fuses with the empty egg from the sheep 2 and starts to divide to form an embryo। ठीक है, अब ये क्या था? फर्टिलाइज्ड ओवम था, ठीक है, जाइगोट था। अब इसने एम्ब्रियो बनाना था, लेकिन हमने इसमें से ये वाला न्यूक्लियस निकाल लिया, ठीक है, और उसकी जगह हमने दूसरा न्यूक्लियस, ये जो वाला जो था, ठीक है, जो शीप 1 का था, वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, इंसल्ट कर दिया। तो जब वो मतलब कि करता रहेगा, ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, तो उस एम्ब्रियो को, इसे हम एम्ब्रियो को नाम देंगे क्लोन्ड एम्ब्रियो का। द क्लोन्ड एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस ऑफ द शीप 3, कि जो हमारे पास दूसरी मदर है, ठीक है,
किसी भी मतलब के सूटेबल वॉर्म के अंदर उस एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर देंगे, उसके अंदर एम्ब्रियो क्या करेगा, ग्रो करेगा, डेवलप होगा, अल्टीमेटली एक नया इंडिविजुअल बनेगा। तो जब उसकी बर्थ होगी, ठीक है, अब ये जिसके अंदर मौजूद था वो देखिए सफेद है, लेकिन जो हमें बच्चा हासिल हुआ, ठीक है, एज द रिजल्ट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो क्या था, शीप 1 की तरह था। क्यों? क्योंकि उसमें से हमने जो न्यूक्लियस इस्तेमाल किया था वो उसी का इस्तेमाल किया था। तो इस तरीके को हम नाम देते हैं क्लोनिंग का, कि इन दिस प्रोसीजर न्यूक्लियस फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग इज रिमूव्ड एंड a nucleus from the cell of the fully developed individual is inserted in its place। कि एक फर्टिलाइज्ड ओवम से न्यूक्लियस को निकाल देते हैं, ठीक है, और एक फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल के न्यूक्लियस को उसके अंदर ऐड कर देते हैं। फिर इसको अब दूसरा स्टेप क्या है, द अल्टर्ड जाइगोट, ये जो जाइगोट है इसे कहते हैं अल्टर्ड जाइगोट। द अल्टर्ड जाइगोट इज देन इम्प्लांटेड इन द सूटेबल वॉर्म वेयर इट कंप्लीटेड डेवलपमेंट। तो इसके एक सूटेबल वॉर्म के अंदर, बच्चेदानी के अंदर, उस अल्टर्ड जाइगोट को, अल्टर्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका न्यूक्लियस निकाल कर ये वाला न्यूक्लियस ऐड कर दिया गया, उसके जेनेटिक मेकअप को चेंज कर दिया गया है। तो एक सूटेबल वॉर्म के अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए उसे रख देती हैं, ठीक है। अब कहता है कि द न्यू इंडिविजुअल फॉर्म इन दिस वे जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन ऑफ द इंडिविजुअल हुज न्यूक्लियस वाज यूज्ड। कि जो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है उस इंडिविजुअल का जिसका हमने क्लोन तैयार किया और उसका हमने न्यूक्लियस लिया है। जिसका न्यूक्लियस हम यूज करेंगे तो बच्चा जो नया पैदा होगा वो भी उसी तरह का होगा, उसी का क्लोन होगा, उसी का जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपी होगी उसकी। राइट हो गया। अब कहते हैं कि दस क्लोनिंग कुड मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड जीनोटाइप। दस क्लोनिंग के जरिए हम क्या करते हैं कि उस डिजायर्ड जीनोटाइप, अब ये हमारे क्या था, ये वो इंडिविजुअल था जिसके अंदर हमारी डिजायर्ड जीनोटाइप मौजूद था, जो हम चाहते थे, जो हमारे मनपसंद खसूसियात वाला जेनेटिक मेकअप था, जीनोटाइप था, वो इसके अंदर मौजूद था। तो इसलिए हमने उससे क्या कर लिया, क्लोनिंग के जरिए उसकी कॉपी तैयार कर ली। दस क्लोनिंग कुड मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड जीनोटाइप। नेक्स्ट ये कि आइडेंटिकल ट्विंस किस तरह प्रोड्यूस होते हैं क्लोनिंग के जरिए। वो कहता है कि another type of cloning is the division of a single egg or early embryo into one or more separate embryos। कि अगर एक सिंगल एग है, ठीक है, वो डिवाइड हो जाता है एक से ज़्यादा एग या ओवम के अंदर, उससे अब जो स्पर्म्स आएंगे अलग अलग फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाएंगे, ट्विंस पैदा हो जाएंगे, ठीक है। और अगर अर्ली एम्ब्रियो है, फर्टिलाइज्ड एग है, वो भी स्प्लिट हो जाता है एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज के अंदर, तो वो भी एम्ब्रियोज अलग अलग डिवेलप होकर अलग अलग इंडिविजुअल बना लेंगे, ट्विंस प्रोड्यूस होंगे। दिस इज द सेम प्रोसेस दैट नॉर्मली क्रिएट्स आइडेंटिकल ट्विन। तो इस तरह एग या मतलब के ओवम या फर्टिलाइज्ड एग या एम्ब्रियो के स्प्लिटिंग की वजह से क्या हो जाता है, आइडेंटिकल ट्विन्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब कहते हैं ऑफस्प्रिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। वो कहते हैं जो ऑफस्प्रिंग जो मतलब के बच्चे पैदा होंगे क्लोनिंग के थ्रू, वो जेनेटिकली क्या होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, लेकिन जो क्रोमोसोम होंगे फ्रॉम ईच ऑफ दीज टू पेरेंट्स, कुछ आधे जो क्रोमोसोम होंगे वो बाप की तरफ से होंगे, आधे जो क्रोमोसोम्स होंगे वो माँ की तरफ से होंगे। राइट हो गया। नेक्स्ट वो कहता है दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल कैटल एंड अदर फार्म एनिमल। तो इसी तरह की क्लोनिंग को इस्तेमाल करके, इसी तरह क्लोनिंग के टाइप को इस्तेमाल करके जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज तैयार की जा रही है मुख्तलिफ मवेशियों की, कैटल्स की और दूसरे फार्म एनिमल्स की। अब जैसे देखें बड़ी अच्छी डायग्राम है, ठीक है, जो कि पूरा कंसेप्ट देती है। अब दो टाइप्स होती हैं आइडेंटिकल ट्विंस की, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। इंटी टेस्ट के लिहाज में ये क्वेश्चन बहुत अहम है, इंटी टेस्ट के लिहाज से ये क्वेश्चन कि मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक होते क्या हैं। ये देखें हमारे पास स्पर्म आया, एक एग को उसने क्या किया, फ्यूज कर दिया, ठीक है। अब उसने फ्यूज किया तो क्या बना, जाइगोट बन गया, ठीक है, एम्ब्रियो अंदर बनेगा। तो जाइगोट क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट होकर वो दो बना लेते हैं। अब ये दोनों के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे एक जैसे होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे और एक ही प्लेसेंटा के अंदर, ठीक है, एक ही प्लेसेंटा के अंदर वो क्या हो रहे हैं, डिवेल्प्ड हो रहे हैं, ठीक है, एम्ब्रियो डिवेल्प हुआ एक कंप्लीट बेबी के अंदर, फीटस के अंदर। तो इस तरह अगर आइडेंटिकल ट्विंस पैदा होते हैं तो उन्हें हम नाम देते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस का, ठीक है, क्योंकि वो क्या हुए, एक ही जाइगोट से बने, एक ही एग से बने और एक ही उनमें क्या है, प्लेसेंटा है। नेक्स्ट ये डाइजाइगोटिक। अब वो कहता है कि हुआ क्या था, हमने बात की थी कि एक सिंगल एग क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो ओवम स्प्लिट हो गया दो एग के अंदर, दो ओवम के अंदर, एक ये, तो अलग अलग क्रोमोसोम आए और उन्होंने क्या किया, फर्टिलाइज किया, अलग अलग जाइगोट बने, अलग अलग एम्ब्रियो बने। अब वो कहता है कि आधा जो हमारा क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, आधा जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो तो सेम होगा, कि जो ओवम वाला था वो स्प्लिट हुआ था, ठीक है। तो जो माँ की तरफ से क्रोमोसोम्स है वो क्या होंगे, सेम होंगे। जो माँ की तरफ से जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन हो गई दोनों के अंदर सेम होगी, लेकिन बाप की तरफ से आने वाली क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि अलग अलग स्पर्म ने क्या किया, फर्टिलाइज किया है। तो अब इस तरीके से जो बनेंगे बेबी, उनमें जो प्लेसेंटा होगा वो भी अलग अलग होगा, अलग अलग प्लेसेंटा के अंदर एम्ब्रियो क्या करेगा, डिवेल्प करेगा बेबी के अंदर, ठीक है, फीटस के अंदर। तो इस तरह के जो आइडेंटिकल ट्विंस प्रोड्यूस होते हैं हम नाम देते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस का, ठीक हो गया।
तो अगर जाइगोट या एम्ब्रियो स्प्लिट होता है तो मोनोजाइगोटिक, एक ही प्लेसेंटा, और अगर एग या ओवम स्प्लिट होता है तो अलग अलग प्लेसेंटा, और इन्हें हम नाम देते हैं डाइजाइगोटिक। राइट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोवर्सी कि क्लूनिंग में थोड़ी कंट्रोवर्सी है। वो क्या, वो कहते हैं मैन इज लाइकली टू अडॉप्ट क्लूनिंग टेक्निक्स फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल एनिमल्स ऑफ द नॉन पेडिग्री सच एज हॉर्स। पेडिग्री का मतलब जो अच्छी नस्ल वाले, जैसा कि घोड़े वगैरह होते हैं, ठीक है, जो वैल्यूएबल एनिमल्स होती हैं, उनकी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए बड़े पैमाने पर उनकी कॉपीज तैयार करने के लिए इस क्लूनिंग की टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। अब कहते हैं एट सम प्लेस साइंटिस्ट आर मेकिंग अटेम्प्ट टू क्लोन द ह्यूमन एम्ब्रियो व्हिच दे बिलीव कैन सर्व एज अ ट्रांसप्लांट डोनर। वैसे कुछ जगहों पर कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इंसान के क्लोन को तैयार करें, ह्यूमन एम्ब्रियो के क्लोन को तैयार करें, ताकि वो क्या कर सकें, उन इंसानों को ट्रांसप्लांट डोनर के तौर पर, क्योंकि वो आर्गन भी ऐसे मतलब के क्लोन क्या कर सकते हैं, आर्गन को ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, आर्गन डोनर के तौर पर काम कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट डोनर के तौर पर काम कर सकते हैं और कई जिंदगियां बचा सकती हैं। लेकिन वो कहते हैं यह कंट्रोवर्सी है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी ऑन दिस इशू एज टू वेदर ह्यूमन क्लोनिंग शुड बी अटेम्प्टेड और नॉट। लेकिन वो कहते हैं अभी तक इख्तलाफ मौजूद है कि ह्यूमन की क्लोनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। राइट हो गया, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन है। तो ये शरीयत के लिहाज से, इस्लामी लिहाज से भी थोड़ा ये नाजायज़ है, ठीक है, हराम है। और साइंटिस्ट भी क्या करते हैं, इसमें इख्तलाफ करते हैं कि ह्यूमन की क्लोनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, क्योंकि अगर हम क्लोनिंग करेंगे सारे के सारे एक जैसे दिखने वाले होंगे, आइडेंटिकल होंगे, शक्ल सूरत भी सेम होगी, थिंकिंग भी सेम होगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। इनके पेरेंट्स का नहीं पता चलेगा कि कौन है, ठीक है, इनके पेरेंट्स, क्योंकि वो क्लोनिंग के जरिए तैयार हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। लास्ट टॉपिक है, ठीक है, हमारे चैप्टर का, कि बायोलॉजी किस तरह इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है, कंजर्व कर रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ हेल्प्ड मैनकाइंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज लग गई हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उस वजह से वो कहता है कि लोगों का म्यार ज़िंदगी बिलाशुबा बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था, रहने का जो स्टाइल था, वो रेज हुआ है, ठीक है, बुलंद हुआ है। इट हैज़ द सेम टाइम डिस्ट्रॉयड अवर इन्वायरमेंट, लेकिन इसी इंडस्ट्री ने इन्वायरमेंट को भी क्या किया, डिस्ट्रॉय किया है। टर्न्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, एफ्लुएंट्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म आर बीइंग इंजेक्टेड इनटू द एनवायरनमेंट बाय द इंडस्ट्रीज। यानी इंडस्ट्रीज की वजह से एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा सॉलिड, लिक्विड या गैस फॉर्म के अंदर जो वेस्ट मटेरियल मौजूद था, वो भी एनवायरनमेंट के अंदर ऐड हुआ और पोल्यूशन को काज किया है। अब वो कहते हैं दीज एफ्लुएंट्स फ्रीक्वेंटली कंटेन साइजेबल अमाउंट ऑफ सर्टेन वेरी टॉक्सिक इवन द कार्सिनोजेनिक मटेरियल। वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास एफ्लुएंट्स, और ये एलिमेंट्स लिखो, ये एफ्लुएंट्स हैं, ठीक, वेस्ट मटेरियल, ये क्या करते हैं, इनके अंदर काफ़ी सारे टॉक्सिक चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है, कार्सिनोजन, कैंसर काजिंग मटेरियल मौजूद होते हैं, जो कि इंसान की ज़िंदगी पर, इंसान की सेहत पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। हैवी मेटल्स लाइक जैसे कि लेड है, लेड हैवी मेटल है जो कि ऑटोमोबाइल के पेट्रोल से निकलता है। क्रोमियम हो गया जो कि चमड़े के कारखाने टेंडरी से निकलता है। आर प्लेइंग हैवॉक टू ह्यूमन हेल्थ, ये इंसानी ज़िंदगी को ये बड़ा ही खतरनाक है, ठीक है, उन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट प्रोड्यूस करवा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हैज रीच्ड अलार्मिंग लेवल्स इन सम कंट्रीज। कुछ कंट्रीज के अंदर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन खतरनाक लेवल तक पहुंच गई है। जैसे कि ये हमारी इंडस्ट्री लगी हुई थी, ये देखेंगे जो वाटर है उसमें भी वेस्ट मटेरियल ऐड हो रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, वाटर पोल्यूशन काज कर रही हैं, ठीक है। इसके अलावा गैसेस जो एफ्लुएंट्स या वेस्ट हैं वो भी इन्वायरमेंट के अंदर ऐड हो रही हैं, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रही हैं, एयर पोल्यूशन काज करवा रही हैं। और इस तरह हमारी जो लैंड पोल्यूशन है, ठीक है, सॉइल की पोल्यूशन भी काज हो रही है, ठीक है। बहुत सारे सॉलिड जो लिक्विड एफ्लुएंट्स हैं, वेस्ट मटेरियल है, वो भी इन्वायरमेंट के अंदर ऐड हो रही है इंडस्ट्री की वजह से। अब लोगों की ज़िंदगी को इसने आसान तो कर दी है, फैसिलिटीज़ तो दे दी हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज कर दिया, लेकिन साथ साथ ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी काज करवा रही है। नेक्स्ट हमारे पास है, वो कहता है दिस प्रॉब्लम देयरफॉर नीड्स टू बी एड्रेस्ड और एल्स इट वुड सून बी आउट ऑफ कंट्रोल, इन विच केस द बायो कंपोनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इकोसिस्टम वुड सफर इरिपेटेबल लॉस एंड दिस इन्वायरमेंट वुड नो लॉन्गर सपोर्ट द लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। वो कहते हैं इस मसले की तरफ जो पोल्यूशन काज हो रही है इंडस्ट्री की वजह से तवज्जो देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और जो बायो कंपोनेंट हैं, मतलब प्लांट्स, एनिमल्स मौजूद हैं इस वर्ल्ड इकोसिस्टम पर, वो ख़तरनाक तरीन नुकसान का शिकार ना हो जाएं, हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाएं, और ऐसा इन्वायरमेंट ना बन जाए पोल्यूशन की वजह से जहाँ पर किसी लाइफ को सपोर्ट ही ना किया जा सके और इस प्लेनेट पर लाइफ मौजूद ही ना रहे, लाइफ हमेशा के लिए ख़त्म ही ना हो जाए। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, तवज्जो देनी चाहिए। बायोलॉजी हैज़ हेल्प्ड मैनकाइंड इन अट्रैक्टिंग अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम। तो बायोलॉजी क्या करते हैं, लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है इस मेजर प्रॉब्लम पर, और बायोलॉजिस्ट आर स्ट्राइविंग टू फाइंड द सोल्यूशन टू दिस इन्वायरमेंट राइट वेयर इट हैज़ बीन डेट्यूरेटेड। तो बायोलॉजिस्ट कोशिश करें कि जो ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है
जो हमारी इन्वायरमेंट को डेट्यूरेट कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को, उसका कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन निकालें, कोई हल निकालें। नेक्स्ट वो कहते हैं बियोलॉजिस्ट हैव ऑलरेडी आस्क्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल एफिडेंट्स टू बी मेड ऑब्लिगेटरी। तो बियोलॉजिस्ट ने पहले ही कहा हुआ है कि जो इंडस्ट्रियल वेट्स एफिडेंट निकलते हैं, ठीक है, उनको पहले ट्रीट किया जाए, ठीक है, उनको ट्रीटमेंट को लाजमी समझा जाए कि जो उसका टॉक्सिक इफेक्ट है उसको खत्म किया जाए, ठीक है, किसी भी वाटर के अंदर ऐड करने से पहले, ठीक है, उन गैसेस को एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड करने से पहले उनको पहले ट्रीट करना चाहिए ताकि वो इंसानी जिंदगी के लिए मुज़र ना हो। नेक्स्ट वो कहते हैं सेवरल वेज ऑफ बायो रेमिडिएशन, रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर आल्सो अंडर इन्वेस्टिगेटेड। वो कहते हैं कि बायोलॉजिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि इन इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स या टॉक्सिक मटेरियल को, ठीक है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी पर बुरे असर मरतब कर रहे हैं, इनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है, रिसर्च चल रही है कि बायो रेमिडिएशन के मेथड ऐसे बनाए जाएं जिनके जरिए जितने भी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स या टॉक्सिक मटेरियल्स हैं ये ख़त्म हो जाए इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं फॉर एग्जांपल एलजी हैव बीन फाउंड टू रिड्यूस द पोल्यूशन ऑफ हैवी मेटल बाय बायो अब्सॉर्प्शन। तो बायो अब्सॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एलजी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हैवी मेटल्स को क्या कर लेते हैं, ऑब्जॉर्ब कर लेता है, और हैवी मेटल की वजह से होने वाली जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। तो एलजी हैव बीन फाउंड टू रिड्यूस द पोल्यूशन ऑफ हैवी मेटल बाय द बायो अब्सॉर्प्शन। जैसे कि ये एक एलजी का सेल है, तो ये देखें कि हैवी मेटल्स को अपने अंदर ले रहा है, ठीक है, इनटेक कर रहा है और इन्हें मुख्तलिफ नॉन टॉक्सिक फॉर्म के अंदर क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरीके को हम नाम देते हैं बायो ऑब्जॉर्प्शन का, और इस बायो ऑब्जॉर्प्शन के जरिए, ठीक है, क्या कर रहा है, एलजी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस कर रही है, राइट हो गया, हैवी मेटल को ऑब्जॉर्ब कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है biologists are also working out of the list of the endangered species of plants and animals which if not protected would soon be extinct। biologists ये भी कोशिश कर रही हैं कि इस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, दरख्तों के काट जाने की वजह से कुछ स्पीशीज इंडेंजर्ड होने वाली हैं, एक्सटेंट होने वाली हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब होता है दो स्पीशीज विच आर लाइकली टू बी एक्सटेंट इन द नियर फ्यूचर, के फ्यूचर के अंदर जो स्पीशीज हमेशा के लिए खत्म होने वाली हैं, जिनके खत्म होने का अंदेशा है, उसे हम नाम देते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज का। तो बियोलॉजिस्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस प्लांट्स पर, ठीक है, जिस तरह प्लांट्स की कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, एनिमल्स की, ताकि वो इस प्लेनेट अर्थ पर, ठीक है, सर्वाइव कर सकें, विच इफ नॉट बी प्रोटेक्टेड वुड सून बी एक्सटेंट। तो अगर वो कहता है कि ये जल्द से जल्द इस ना रोका गया, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीशीज का जो खतरा है, ठीक है, पोल्यूशन का, ठीक है, इन्वायरमेंट को कंजर्व ना किया गया, प्रोटेक्ट ना किया गया, तो ये स्पीशीज हमेशा हमेशा के लिए एक्सटेंट हो जाएंगी, नायाब हो जाएंगी, ठीक है। दे हैव देयरफॉर बीन स्ट्रेस्ड टू द नीड्स फॉर द प्रोटेक्शन, इसलिए इनकी प्रोटेक्शन पर जोर देना चाहिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखिए, ये हमारे पास एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है जो पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है। तो अगर इसका शिकार पर, ठीक है, पाबंदी ना लगाई गई, इन्वायरमेंट को कंजर्व ना किया गया, इसके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो ये हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, नायाब हो जाएगा, एक्सटेंट हो जाएगा। तो बियोलॉजिस्ट भी इस पर कोशिश कर रहे हैं कि इसके हैबिटेट को, इन्वायरमेंट को, ठीक है, प्रोटेक्ट कर सके, कंजर्व कर सके, ताकि इंडेंजर्ड स्पीशीज एक्सटेंट ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज अ नेशनल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। के जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो एक कौमी मसला बन चुका है पाकिस्तान में, हर जगह कूड़ा कूड़ा नजर आता है, ठीक है, पोल्यूशन नजर आती है। नेक्स्ट वो कहते हैं ओवर रिवर्स कैनाल्स आर हेवी पोल्यूटेड विद द मिक्सिंग ऑफ सिटी सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। के जो सिटी का सीवेज सिस्टम होता है, ठीक है, जो मतलब के वाटर होता है जिसके अंदर पॉल्यूटेंट्स ऐड होते हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली रिवर्स के अंदर, ठीक है, दरियाओं के अंदर, कैनाल्स के अंदर, नहरों के अंदर क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, जो उस वाटर को भी पोल्यूट कर रहे हैं। अब वो कहते हैं द लाइफ इन फ्रेश वाटर ऑफ पाकिस्तान इज टुवर्ड्स डिक्लाइन। तो जब वाटर के अंदर पोल्यूटेंट टॉक्सिक मटेरियल को ऐड कर दिया जाएगा तो उस वाटर, फ्रेश वाटर के अंदर जो लाइफ होगी, जो मतलब कि जैसे मछलियां वगैरह हैं, तो वो भी खत्म होने की तरफ चली जाएंगी, उनके लिए भी खतरा हो जाएगा, उनकी भी डेथ हो जाएगी। फिश पॉपुलेशन हैव बीन मोस्ट एडवर्सली इफेक्टेड। तो इस वाटर पोल्यूशन की वजह से जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रही है वो क्या, फिश पॉपुलेशन है। अब वो कहता है कि ये देखें कि इन कैनाल्स, रिवर्स के अंदर, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल हैं, थ्रू द वाटर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और इस वाटर को भी क्या करें, पोल्यूट कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन काज कर रहे हैं, और जो फिशेज हैं इस वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं वी नीड टू टेक प्रोटेक्टिव मेयर एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, वो कहते हैं इसी वजह से हमें कुछ प्रोटेक्टिव मेयर, एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए। इन सिटीज पार्टिकुलरली द एग्जॉस्ट फॉर ऑटोमोबाइल इज नेसेसरी एडिंग लेड इनटू द एटमॉस्फेयर। आमतौर पर शहरों के अंदर ट्रैफिक ज़्यादा होती है, ठीक है, तो बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से लेड निकलती है, ठीक है, धुएं से, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है। इसलिए वो कहता है दिस इज देन नीड फॉर द लेड फ्री पेट्रोल टू रिड्यूस द पोल्यूशन। तो ऐसा पेट्रोल इस्तेमाल किया जाना क्योंकि लेड फ्री हो, ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। तो इस तरह बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है।
तमाम लेक्चर्स अच्छी तरह वॉच कीजिए, उन्हें अंडरस्टैंड कीजिए, टेक्स्ट बुक से याद कीजिए ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। इस तरह कल हम इस बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 के MCQs डिस्कस करेंगे। परसों से हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को। हमारे साथ जुड़ी रहिए। हमारे चैनल माइंड ऑफ साइंस विद मोहम्मद जमशेद को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए आई बेल को ऑन को, ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें जो